A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Environmental Changes. In today's class, we will study about how carbon dioxide levels are highly dangerous for our earth. Okay, so then we will study about increased average temperature on earth. Okay, then we will move forward to the global warming gases like methane, okay, chlorofluorocarbons. Then we will study about effects of global warming. तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के कारण. फिर हमने ये भी समझा था कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे सही किया जा सकता है. ओके, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है. फिर हमने ये भी देखा था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. ओके, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीजेस 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ CO2. हर एक आदमी इस अर्थ में लगभग 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है. ओके, 100 years ago, the amount of carbon dioxide was 275 पार्ट्स पर मिलियन. 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट था, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गाड़ियों से रिलीज़ होती है और हमारे द्वारा भी रिलीज़ होती है. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे. ओके, तो 100 साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट था वो 275 ppm था. आज 350 पार्ट्स पर मिलियन है. तो आप खुद सोच सकते हैं कि लगभग ये 75 पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. ओके, अब यहाँ पर ग्लोबल टेम्परेचर्स का एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें टेम्परेचर एनोमली लिखी है डिग्री सेल्सियस में, और फिर नीचे ईयर लिखे हुए हैं. ठीक है, तो आपके एक्स एक्सेस में क्या लिखा हुआ है, ईयर्स, और वाई एक्सेस में लिखा हुआ है टेम्परेचर एनोमली. ठीक है, इंक्रीज्ड एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन लास्ट 150 ईयर्स. पिछले 150 सालों में बढ़े हुए अर्थ के टेम्परेचर के बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि अर्थ का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है. तो इंसानों की एक्टिविटीज़ के कारण, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, बढ़ते हुए व्हीकल्स, ओके, तो ये सारी चीज़ों के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है. ओके, थिंक, we know that a definite quantity of sugar or salt has been added in the vegetables or tea. एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ नमक को ऐड किया जाता है, ओके, या शक्कर को ऐड किया जाता है किसी वेजिटेबल या टी में या चाय में. ओके, व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऐड मोर शुगर और सॉल्ट. क्या होगा जब आप ज़्यादा शुगर और सॉल्ट खाना चालू कर देते हो. इन द सेम वे देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. इसी तरह से जैसे हमारे शरीर में हम बैलेंस बना कर रखते हैं शक्कर, नमक, इन सारी चीज़ों का, तो उसी तरह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी बैलेंस बना कर रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोपोर्शन का. ओके, स्टडी द टेबल अबव. State how much are we responsible in adding to the temperature of the earth. हम बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल हैं अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में. पहले तो सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ, इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं. तो उनसे निकलने वाला पोल्यूशन जो है वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है. ओके, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेस
एटमॉस्फेयर को, हमारे आसपास की वातावरण को, हवा को गर्म करने की कोशिश करती हैं। ओके, ये हीट को ट्रैप कर लेती हैं, गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं और रिलीज नहीं होने देती। ओके, यहाँ पर जगह लिखी हुई है या चीज़ लिखी हुई है जो पोल्यूशन करती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट, ये लगभग 9 लाख टन गैसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मोटर कार 17 करोड़ टन। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा, एक साल का डेटा है ये, एक साल में इतनी इतना पोल्यूशन ये चीज़ें करती हैं। एसी अगर किसी घर में 2 घंटे चल रहा है तो लगभग 2230 किलो एक दिन में, इतना ये कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ेगा। ओके, टीवी टीवी लगभग 190 किलो। ओके, ट्यूबलाइट 88 kg, कंप्यूटर 130 kg, फ्रीज 920 kg। ओके, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कितना अमाउंट गैसेस का रिलीज होता है इन सारी चीज़ों से। ओके, अब चलिए एक ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं जो है मीथेन। मीथेन वैसे तो गोबर गैस प्लांट वगैरह से प्रोड्यूस होती है ना, बट ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। मैसिव इंक्रीज इन मीथेन प्रोपोर्शन फ्रॉम 300 पार्ट्स पर मिलियन इन द ईयर 1750 टू 1764 पार्ट्स पर मिलियन इन द ईयर 2005। तो आप देख सकते 315 से 1764 हो गया, मतलब कितना ज़्यादा बढ़ गया है मीथेन। ओके, 2005 में। और इस कारण मीथेन बढ़ा है, एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, जानवरों के सांस लेने और सांस छोड़ने के कारण मीथेन लगभग 14 करोड़ टन मीथेन रिलीज होती है साल भर में। पैडी कल्टीवेशन, पैडी एक क्रॉप है, एक फसल है, जब उसका कल्टीवेशन किया जाता है तब लगभग 15 करोड़ टन मीथेन प्रोड्यूस होती है। ओके, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसका डिकम्पोजिशन करना, उससे 7 करोड़ टन मीथेन पैदा होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज से मीथेन पैदा होती है। ओके, all the things used by humans in one day has 80% of the air in it। हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें अपने पूरे दिन में, उनमें से लगभग 80% में एयर का यूज़ होता है, चाहे वो एयर में रिलीज हो रही हो या एयर से ली जा रही हो, लेकिन 80% एयर का यूज़ होता है। ठीक है, अ मैन ब्रीथ्स 22,000 टाइम्स एवरी डे। एक नॉर्मल आदमी लगभग 22,000 टाइम्स ब्रीदिंग करता है। ओके, यानी सांस लेता और छोड़ता है। इन दिस वे अ मैन कंज्यूम 16 kg ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट पर डे। एक इंसान जो है लगभग 16 किलो ऑक्सीजन डेली कंज्यूम करता है सांस लेने में। ओके, कितनी? 16 किलो। हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये गाड़ियों से और दूसरी चीज़ों से रिलीज होती है। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा, इसका भी लेवल बढ़ा है नाइट्रस ऑक्साइड का। ये नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल हमें ये बताता है कि जो गाड़ियां हैं वो भी बढ़ गई हैं। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, सर्किट एरोजोल स्प्रे एक्सेट्रा, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इन सब चीज़ों के यूज़ के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम के केमिकल्स का लेवल बढ़ गया है, और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर पे छेद करने के लिए। ओके, इसी की वजह से ओजोन पे होल हो जाता है। ओके, तो
फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, सर्किट एरोजोल स्प्रे, ठीक है, इन सब को यूज़ करने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। थिंग्स टू नो, as per the resolution passed by UN on 23rd January 1995, UN यूनाइटेड नेशन ने जो रेजोल्यूशन पास किया था 23rd जनवरी को 1995 को, 16 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज द ओजोन डे। 16 सितंबर जो है वो ओजोन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आफ्टर 1980, ईयर 2007 वॉज द हॉटेस्ट ईयर। 1980 के बाद जो 2007 का साल था वो सबसे गर्म साल था। ओके, अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन। वेजिटेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, ठीक है। सर्टेन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर नाउ डिसअपियरिंग। कुछ तरह की बर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही हैं, जैसे स्पैरोज और वल्चर्स, ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं। क्यों डिसअपियर हो रहे हैं? हवा में पोल्यूशन के लेवल के कारण ये ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज हैव रिसीडेड या मेल्टेड। 2000 ग्लेशियर्स जो हैं हिमालय के, ये कम हो गए या मेल्ट हो गए, ठीक है। 12 मई 2001 की फ़ोटो है ये। उसके बाद 1 जुलाई 2003 की, उसके बाद 19 जुलाई 2006 की। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि बर्फ़ कैसे पिघल रही है। ओके, ग्रेजुअल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स में बहुत तगड़े चेंजेस हमको दिखने लगे हैं। जो ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बर्फ़ के पहाड़। तो ठंडे इलाकों में बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो बर्फ़ के पहाड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, गलते जा रहे हैं, और उससे पिघलने वाली बर्फ़ जो है वो समुद्र के लेवल को बढ़ा रही है। समुद्र के लेवल बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, और समुद्र के किनारे जो भी कंट्रीज हैं उनमें बाढ़ वगैरह आ रही है। ओके, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज लाइक फेमाइन, साइक्लोन, एक्सेसिव रेन एंड फ्लड्स इन द लास्ट 10 years। नेचुरल कैलामिटीज जैसे फेमाइन यानी अकाल। अकाल मतलब जब कोई भी बारिश ना हो, कोई भी फसल ना उगे, ज़मीन एकदम सूखी हो जाए, उसको अकाल बोलते हैं, ठीक है, या फेमाइन बोलते हैं। साइक्लोन आपको पता है चक्रवात को बोलते हैं। गोल गोल घूमती हुई हवा जब समुद्र से लैंड की तरफ आती है, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, उसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेसिव रेन, बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश के कारण भी तबाही हो रही है। ओके, और फ्लड्स इसी के कारण बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। द प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंसिंग लेस रेनफॉल। ऐसी जगह जो हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस कर रही हैं वो अब बहुत कम रेनफॉल एक्सपीरियंस कर रही हैं, ठीक है। राजस्थान एंड दुबई एक्सपीरियंस्ड हैवी रेन एंड देयर इज स्कैंटी ऑफ रेन इन चिरापूंजी। तो राजस्थान और दुबई जैसी जो जगह हैं जहाँ पर मैक्सिमम एरिया डेजर्ट है राजस्थान में और दुबई में, तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बारिश होती रहती है, जबकि वहाँ पर बारिश नहीं होनी चाहिए। और चेरापूंजी जहाँ पर डेली बारिश होती है, वहाँ पर बारिश कम हो गई। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये हमें हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब ये चेंजेस सही होंगे। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ गॉन डाउन। दालों का जो प्रोडक्शन है वो नीचे चला गया है। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ डिक्रीज्ड। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैज़ इंक्रीज्ड। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग जो है वो बढ़ गई है। द वाटर लेवल इन ओशियंस, ये भी बढ़ गया है, ठीक है। दिस हैज़ एग्रेवेटेड द इरोजन ऑफ कोस्ट लाइन। वाटर लेवल के बढ़ने से क्या होता है? कोस्ट लाइन, किसी भी कंट्री, एरिया, कॉन्टिनेंट की जो कोस्ट लाइन है वो धीरे धीरे
ख़त्म होती जा रही, ठीक है। ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम्स टू डिहाइड्रेशन एंड माल न्यूट्रिशन। इंसान जो है वो एज अ विक्टिम की तरह होगा डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है। टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। देयर विल बी चेंजेस इन द साइकिल ऑफ सीजन्स। सीजन्स के साइकिल में चेंज होना चाहिए। द करेक्टरिस्टिक ऑफ समर एंड विंटर सीजन विल चेंज। समर और विंटर सीजन की करेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं, ठीक है। द सेलिनिटी ऑफ सॉइल इन गुजरात विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 25 सेंटीमीटर इन सी लेवल। जो गुजरात में जो मिट्टी है उसकी सेलिनिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लगभग 25 सेंटीमीटर सी वाटर इंक्रीज हो गया है। देर इज़ अ मार्क्ड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में डिक्लाइन यानी कमी आई है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीजेज लाइक कॉलरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू ये इंक्रीज हो गए, ठीक है। द एरियाज नियर द कोस्ट ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स वगैरह के कोस्ट के किनारे का जो एरिया है, बांग्लादेश के किनारे का जो एरिया है, फिलीपींस के किनारे का जो एरिया है, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के किनारे का जो एरिया है वो धीरे धीरे डूब रहा है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एन इंस्टीट्यूशन नेम ग्रीन पीस, अप्रोक्सीमेटली 55 लाख पीपल लिविंग इन गुजरात विल हैव टू माइग्रेट इन द ईयर 2100 CE, ठीक है। लगभग 80 साल बाद गुजरात के लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात जो है वो डूब चुका होगा। द फ्लावर्स आर लूजिंग देयर फ्रेग्रेंस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। फूल अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बीहाइव्स आर डिसअपियरिंग फास्ट। मधुमक्खियों के छत्ते खत्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? इंसानों की एक्टिविटीज़ के कारण, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओजोन लेयर अर्थ पहले डायग्राम में बनी हुई है। तो कैसे UVA, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, तो उसमें से अल्ट्रावायलेट रे ए जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है ओजोन लेयर को भेद करके, ओके। फिर यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पैदा करने वाले रेफ्रिजरेटर आपको दिख रहे होंगे। फिर आपको पोल्यूशन पैदा करने वाली चिमनीज दिख रही होंगी, फिर AC दिख रहे होंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये सारे कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए हुए हैं, ठीक है। मेजर्स टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के कुछ मेजर्स भी लिखे हुए हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2। जो जिन सोर्सेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उन सोर्सेज को कम कर दो। एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन। एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हुए पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि प्लास्टिक्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स। बहुत ही कम यूज़ होना चाहिए मैन्योर और पेस्टिसाइड्स का। अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडाप्ट कीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन मैन्योर और कैटल मैन्योर आ जाता है, ओके। यानी वो खाद जो हमें कैटल से मिलती। ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। कुछ बायोटिक्स को ऐड करिए एनिमल्स के फूड में। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस। हाउस होल्ड अप्लाइंसेस का ऑप्टिमम यूज़ करिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का प्रॉपर यूज़ करिए। चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ चेक करिए। डिज़ाइन द बिल्डिंग्स विद सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। बिजली बचाने के लिए सफिशिएंट वेंटिलेशन वाली बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा अंदर बाहर जा सके। इंक्रीज द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। इको फ्रेंडली पेपर्स का यूज़ जो है उसको बढ़ाना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। प्लांट्स और ट्रीज को अपने घर के आसपास लगाना चाहिए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियसली, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने चाहिए, यूज़ वाटर केयरफुली, पानी को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, इंक्रीज द यूज़ ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ जो है वो बढ़ा देना चाहिए, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो हमें कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं लेकिन वो पोल्यूशन नहीं पैदा करते, तो उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है। ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ये ग्लोबल पॉलिसी क्या है? ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो जो पूरी दुनिया की कंट्रीज़ हैं वो स्टॉकहोम में उन्होंने मीटिंग की। स्टॉकहोम कहाँ है जगह? ये एक स्वीडन करके कंट्री है, उसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है। तो 1972 में ये मीटिंग हुई थी टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उन तरीकों को डिस्कस करने के लिए जिनसे एनवायरनमेंट को बचाया जा सकता है। अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। एक दूसरा कन्वेंशन भी हुआ था कहाँ पर? रियो डे जेनेरियो में। रियो डे जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। इन द मीटिंग हेल्ड इन कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009। तो एक मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहाँ है? ये डेनमार्क की कैपिटल सिटी है। टू डिस्कस द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करने के लिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो कार्बन कट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। द टेक्निक टू रिड्यूस कार्बन कट क्या होता है? वो ऐसी टेक्निक होती है जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने में मदद करती है। एंड द डेवलपिंग नेशंस वर इंक्रीजिंग प्रेशर्स फॉर रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो हमेशा से इस बात पर जोर डालते आए हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनका एमिशन को कम करना है। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। लगभग $100 बिलियन की रियायत, $100 बिलियन की मदद भेजी गई थी डेवलपिंग नेशंस को कि आप ये इम्प्लीमेंट कराइए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज ना हो। ओके। In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. इस मीटिंग में लगभग 59 रिसर्च पेपर्स लाए गए थे और डिस्कशन किया गया था ये बताने के लिए कि कितनी ज़्यादा तबाही फैल रही है, ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन एन एवरेज लगभग एक आदमी एक साल में 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देता है। इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन। अदर डेवलपिंग नेशंस रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरे डेवलपिंग नेशंस बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशंस शुड बी गिवन for the development and more restrictions should be imposed on the countries like USA। यूएसए जैसे कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यूएसए में होता है। ठीक है। एज एन एवरेज अमेरिकन एमिट्स 20.6 मेट्रिक टन, एन एवरेज इंडियन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन, वेयर एज एन एवरेज अमेरिकन एमिट्स 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया को, हमारे वर्ल्ड को पोल्यूशन फ्री बनाने की ओर लेकर जाना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आया होगा। ओके, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर इस चैप्टर को रीड करें, 2 से 3 बार रीड करें, जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछें। ओके, सो स्टूडेंट्स,
That's all for now. Thank you so much.